तो हम लोगों ने क्लास 11 रसायन विज्ञान में पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या पढ़ा था हमने? हाँ, कि डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपान 4 पाई। एक जगह मैंने ये भी बताया था कि जो डेल पी है उसे आप यम इंटू डेल भी लिख सकते हैं, इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपान 4 पाई। डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपान 4 पाई, या डेल यम इंटू डेल भी, इसे जो है संवेग परिवर्तन को द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन से दिखाते हैं। द्रव्यमान चूंकि निश्चित होता है इसलिए यम इंटू डेल भी, यम में नहीं लगाते, डेल एक्स एच अपान 4 पाई। तो डेल भी इंटू डेल एक्स क्या हो जाएगा? एच अपान 4 पाई इंटू ये एच है। ये आपका ये बताया था हाइजेनबर्ग ने कि जब जो है वेग पता कर लेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, जब स्थिति का निर्धारण कर लेंगे तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी। यही था हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सिद्धांत ठीक है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल। अब जो ये पता चला ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किसी वृत्तीय कक्षा में नहीं स्थित है। कोई फिक्स एरिया नहीं है कि उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कि नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो आधुनिक परमाणु मॉडल से पहले मैं आपको एक मॉडल और पढ़ा देता हूं, हाइड्रोजन का मेघ मॉडल। इसमें यह था कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा। वो जो मान लो ये है आपका यहां से लेके यहां तक का एरिया,
तो मान लो यहां से लेके यहां तक का एरिया है परमाणु का, ये नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी वृत्तीय कक्षा में नहीं है। इसके लिए आप एक एग्जांपल हाइड्रोजन का समझ सकते हो। हाइड्रोजन जिसे 1H1 कहते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन है? एक। वही नाभिक है। न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 1 है। तो एक प्रोटॉन ही नाभिक है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में होना चाहिए, जबकि मेघ मॉडल से ये बात का कंफर्मेशन निकला कि कोई भी जो है कक्षा नहीं है। नाभिक के चारों ओर जितना एरिया है इलेक्ट्रॉन उन सभी एरिया में कभी ना कभी हाइजेनबर्ग के अनुसार भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाया जाता है। कभी इलेक्ट्रॉन को यहां देखा गया, उसी इलेक्ट्रॉन को फिर यहां देखा गया, उसी इलेक्ट्रॉन को यहां, उसी इलेक्ट्रॉन को यहां, उसी इलेक्ट्रॉन को यहां, उसी इलेक्ट्रॉन, मतलब हर जगह। अब वो कैसे चक्कर लगा रहा होगा? ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसकी स्थिति और वेग का निर्धारण कभी हमने देखा यहां 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 कई जगहों पर स्थित है। तो हमको बताइए कैसा मॉडल होगा परमाणु का? तो ये पता किया गया। अच्छा ऐसा करते हैं, ये बताओ, हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल समझना चाहते हो। एक प्रोटॉन ही नाभिक है, न्यूट्रॉन है नहीं, उसके चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो वो कैसा चक्कर लगा रहा होगा? और वो हर जगह स्थित है। तो क्यों ना औसत समय देख लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा देर किस जगह पर बिताता है। तो देखा गया कि जो सबसे ज्यादा समय है वो नाभिक के सबसे निकट के स्थान पर बिताता है। सबसे डार्क प्लेस है ये। सबसे डार्क, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहां। जैसे जैसे दूरी घटती जाती है, जैसे जैसे दूरी घटती जाती है, यहाँ पे मुझे वो कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता। सबसे डार्क एरिया इलेक्ट्रॉन का, ये नाभिक है मान लीजिए, और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा समय बिता रहा है। फिर इस एरिया में उससे कम, फिर इस एरिया में उससे कम, बहुत ही क्षणिक एरिया में यहाँ, और इस एरिया में नगण्य के बराबर। माने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो स्थिति है वो नाभिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा है प्रायिकता उसकी, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, और सबसे कम सबसे किनारे। ये हाइड्रोजन के मॉडल पर कॉन्सेप्ट होता है।
इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी किसी भी प्रकार से स्वतंत्र गति कर रहा है। इसका जब हम लोग चित्रण करते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे घने बादल का जो पीछे वाला एरिया होता है वो हल्का होता जाता है, सेंटर में बहुत डार्क, फिर धीरे 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 हल्का होता जाता है। तो ये थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा हल्का होता जाता है, इसको हम लोग कहते हैं। जो हल्कापन है वही इस बात को प्रूफ करता है कि जहां जितना डार्क है उधर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है, जिधर जितना हल्का है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उधर उतनी कम है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से। इस तरीके से ये आपका नाभिक है और यहाँ से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हल्का होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? नाभिक के नज़दीक। जैसे जैसे दूर, मान लो 100 सेकेंड का निरीक्षण किया गया कि 100 सेकेंड में देख लेते हैं कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। वही एक इलेक्ट्रॉन, कई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, ये कई नहीं है। तो इसमें यह देखा गया कि 80 सेकेंड तक वो उसका रेंज इतना ही था बस, फिर इतना 10 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए वो इतना आया, 3 सेकेंड के लिए वो इतना आया, 2 सेकेंड के लिए वो इतना आया, ज्यादा हो गया, बस 100 हो गया। तो इस तरीके का ये एरिया देखा गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का मेघ मॉडल। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का मेघ मॉडल। अब ये हाइड्रोजन का मेघ मॉडल हो गया, इसको आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में। अब आते हैं, क्योंकि ये बड़ा मॉडल है और ये छोटा मॉडल था, हालांकि ये बाद में आया, आधुनिक मॉडल के बाद आया, लेकिन फिर भी पहले बता दे रहा हूं ताकि ये चूंकि कम टॉपिक है तो खत्म हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आधुनिक परमाणु मॉडल। इसको श्रोडिंगर ने दिया था। किसने? इन्होंने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको जो है दिखाया। यहां पे एक शब्द आया ऑर्बिटल का। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब आपसे पूछा गया ऑर्बिटल किसे कहा जाता है? नहीं, ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। अब मान लो एक स्पेस, एक स्थान, एक जगह ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है, वो ऑर्बिटल है। उस ऑर्बिटल, उस वह इलेक्ट्रॉन ने, देखो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जैसे आप सब इलेक्ट्रॉन हो और पूरी क्लासरूम भरी है और डेली क्लास 11 की क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक 9 बजे सभी लोग क्लासरूम में एंट्री करते हैं। सभी ने अपनी जगह फिक्स कर रखी है कि हम यहीं बैठेंगे, आज की क्लास चली, सब अपनी जगह पे फिक्स। लेकिन कभी कभार किसी ना किसी को जगह बदलनी पड़ती है। मान लो 30 दिन में 25 दिन
आप एक ही जगह पर बैठ रहे हो और 5 दिन कहीं और बैठ रहे हो, तो भी आपकी जगह कहां कहलाएगी? कि 25 दिन जाओ कि कहोगे ये मेरा जगह है, ये मेरा स्थान है, यहां मैं बैठता हूं, सर यहां मैं बैठता हूं, देखो ये कैसे बैठ गया, है ना। इसी तरीके से नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका जगह तो फिक्स नहीं है, लेकिन यह है कि ज्यादातर अधिक से अधिक समय वो लोग एक ही जगह बिता रहे हैं, अधिक से अधिक समय एक ही स्थान पर बिता रहे हैं। तो उसी स्थान को हम क्या कहेंगे? किसका? उस इलेक्ट्रॉन का। बात फिर समझिए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉनों का अपना अलग अलग जगह होगा, नहीं समझे भाई? किसका ऑर्बिटल? तो उस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर एक स्थान है ना, तो उसको हम कहेंगे ना क्या? किसका? उस इलेक्ट्रॉन का। बाकी तो वो कहीं पे भी दिख रहा है, 95% एक ही जगह पे, 5% वो अलग अलग जगह पे दिख जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस 95% स्थान को ही उस इलेक्ट्रॉन का स्थान मान लेते हैं और उसको उसका ऑर्बिटल कहते हैं। हमने देखा उस पर्टिकुलर स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन, और दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन दावे के साथ कह रहे हैं कि वो मेरा जगह है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन कभी देखा ही नहीं गया, आज तक के इतिहास में 3 इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं गया है कि 3 इलेक्ट्रॉन दावा कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर स्थान मेरा है। एक इलेक्ट्रॉन दावा कर सकता है कि ये मेरा स्थान है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है, ये समझ सकते हैं हम। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ये मेरा स्थान है। हमने देखा दोनों इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर एरिया में हैं, ज्यादातर अधिक से अधिक प्रायिकता के साथ उपस्थित हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल वो है, वो एक ही है। लेकिन कभी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया कि 3 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल को, एक ही एरिया को कह रहे हो कि हमारा है। तो फिर हमें एक बात समझ में आई कि जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं? 2, 3 नहीं रह सकते, 1 रह सकता, 1 भी नहीं रह सकता। वो तो भैया हर एक स्थानीय ऑर्बिटल है, नाभिक के चारों जितना 3D स्पेस है, अनंत अनगिनत स्थान क्या है? ऑर्बिटल है। उस ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ही नहीं, या तो 3 नहीं पॉसिबल। अच्छा, जब देखा गया कि उस खास एरिया जिसे मैं ऑर्बिटल कह रहा हूं, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपना दावा कर रहे हैं कि ये मेरा स्थान है, जब उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर निष्कर्ष निकाला गया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति डिफरेंट पाई गई, अलग अलग पाई गई। दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो प्रकृति थी, प्रवृत्ति थी, वो एक दूसरे से मिल नहीं रही थी, अलग अलग थी। यानी कि अगर मैं किसी ऑर्बिटल को इस बॉक्स के हिसाब से दिखाऊं तो इस बॉक्स में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, खाली रखूंगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा और या तो 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। तो 0 वाले की स्थिति तो छोड़ ही देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेक करते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं उसमें हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। रदरफोर्ड ने बताया था नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रही है। ग्रह कैसे चक्कर लगाती है? कैसे चक्कर लगाती है ना? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन अपने भी धुरी पे वो घूम रही है। बोलो हाँ या ना? घूम रही है कि नहीं घूम रही है? इलेक्ट्रॉन भी खुद भी नाच रहे हैं और चक्कर भी लगा रहे हैं, खुद भी नाच रहे हैं और चक्कर भी लगा रहे हैं। लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति अलग अलग थी। दोनों इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन खुद नाच रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नाच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नाच रहा है। तो जो क्लॉकवाइज नाच रहा है वो कैसा है, उसको हम दिखा देते हैं ऊपर की तीर। ये मुझे लगता है एंटी क्लॉकवाइज है। मैं थोड़ा सा इस पे आप समझ लीजिए, दोनों का विपरीत है, इतना जाने रही है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि मुझे जो लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। क्योंकि एक और, ये तो मेरा थर्ड निष्कर्ष था। मेरा कौन सा निष्कर्ष, मैं कौन सा वैज्ञानिक हूं, किसी ने बताया, उसको मैंने अच्छे से समझा और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझा दे रहा हूं। तो मेरा तो यही काम है। तो किसने श्रोडिंगर ने, किसी अन्य वैज्ञानिक ने जब इस पर निष्कर्ष निकाला तो देखा इन्होंने कि ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो उन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। एक क्लॉकवाइज नाच कर चक्कर लगा रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज नाच कर चक्कर लगा रही है। अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक कौन सा चक्कर लगाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा चक्कर लगा, मुझे जहां तक लगता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चक्कर लगाएगा, तब वो क्लॉकवाइज वाला वो अनुपस्थित है। नहीं समझे? समझे? अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो कैसा चक्कर लगाएगा। और ये अदरवाइज तीसरी स्थिति इलेक्ट्रॉन खाली, मतलब ऑर्बिटल खाली, इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो नाभिक के चारों ओर क्या फैला हुआ है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम दो। दोनों कैसे चक्कर लगा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज है। ऊपर वाले तीर को क्या दिखाते हैं, नीचे वाले तीर को क्या दिखाते हैं, क्लॉकवाइज दिखाते हैं। ठीक है, पक्का? इस तरीके। अब मैंने फिर बताया कुछ मतलब ऑर्बिटल इस तरीके से, जहां वो ज्यादा पाया जाएगा वो डार्क एरिया होगा और वही क्या होगा, ऑर्बिटल। क्योंकि ऑर्बिटल की थ्योरी क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो। किस, हर इलेक्ट्रॉन की नहीं, उस इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर है, वो है तो बहुत सारे जगहों पर, कहीं पे भी आ जा सकता है। अपने परमाणु के रेंज को देखते हुए हर जगह जा सकता है, लेकिन किसी खास जगह पर वो ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है। उसी खास जगह को हम लोग कहते हैं कि वहां पे उसके पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। अब यहां से हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्बिटल के बारे में जान लिया, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, ये भी हम जान लिए। एक क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, और जीरो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड मॉडल है वो हमको साफ समझ में आता है, दिखता है। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो एरिया फिक्स होने लगता है। हाइड्रोजन के क्लाउड मॉडल से हीलियम के क्लाउड मॉडल में अंतर है, क्योंकि वहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे और इलेक्ट्रॉन आ गए, उनका एरिया फिक्स होने लगेगा। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 परमाणु क्रमांक वाला, तब उनका एरिया फिक्स हो जाता है। पहले में कितने, तब वो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि हर जगह घूम रहा है,
तब उसका एरिया फिक्स हो जाता है। कैसे दिखाओगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 यहां, 18 यहां, 32 यहां, बोलो हाँ या ना? तब सर ये मेघ मॉडल यहां कैसे बनेगा? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी आता है? कभी नहीं आता। तब इसका मतलब यही क्लाउड बनाएगा वो। नहीं समझे? अगर मैंने कह दिया सर, चलिए एक एग्जांपल हमको बताइए, कोई एक परमाणु क्रमांक लीजिए। कितना कह रही है कि सर 17 का ले लीजिए, कह रही है क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जानते हैं आप? क्या? आधुनिक परमाणु मॉडल के हिसाब से हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मान लो ये नाभिक है और इसके चारों तरफ इतने इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2, 8। आधुनिक परमाणु मॉडल में बताया गया कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहां एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे? तब 2 2 2। इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे? इसमें 2, इसमें 2, इसमें है ना, इसमें 2, इसमें 2, इसमें यार तब 4 बोले ना, 3 क्यों बोले? अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है? ऐसा होगा। अगर मैं इसे लाइन से दिखा दूं तो आप कहोगे सर ऐसा है, आप इसे बताइए। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कितने ऑर्बिटल है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने ऑर्बिटल है? हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बात समझना। आधुनिक परमाणु मॉडल कहता है कि ऑर्बिटल तो समझ गए, अब कई ऑर्बिटल मिलके मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं। और कई उपकोष मिलकर कोष का निर्माण करते हैं। अभी नाम जाना पहचाना है, ये वाला नाम जाना पहचाना है, ये आप जानते हो। अगर मैं बात करूं यहां कितने कोष हैं तो आप कहोगे कितने कोष हैं? 3। पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। बोली हाँ या ना? ये एक बात तो फिक्स हो गई कि कई उपकोष मिलकर कोष का निर्माण कर रहे हैं। सवाल है कितना? आधुनिक मॉडल में इसकी जानकारी मिलती है। कितने कोष उपकोष मिलके कितने कोष और कौन सा कोष बनाते हैं। तो यह डिपेंड करता है कि कोष की संख्या कौन सी है, कोष नंबर कौन सा है। नाभिक के
चारों तरफ कई कोष फैले हैं, जो सबसे पहला नजदीक कोष है वो पहला कोष है के। उसके बाद वाला कोष नंबर 2, उसके बाद वाला, उसके बाद तो 1 2 3, इसके लिए यन की वैल्यू कितनी है, यन। इसके बाद 5 6 7, नाभिक के नजदीक जितने नंबर का कोष है उसमें उतने ही उपकोष हैं। नहीं समझे? अगर पहला कोष है नाभिक के नजदीक तो केवल एक उपकोष से मिलकर बना है। यह है हमारा यन बराबर 1 कौन के। तो इसमें कितने उपकोष हैं? ध्यान से समझना। ये यल है, यन बराबर, ये कितने उपकोष है इसमें? ये यन यम है, ये यन है, तो ये कितने उपकोष से मिलके बना है? हाँ 4। तो ये पहला उपकोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना कोष संख्या वो उतने उपकोष से मिलके बना है। कुल मिलाकर उपकोष 4 ठोर हैं, एस, पी, डी और एफ। कितने हैं? एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। जितने नंबर का कोष है उसमें उतने उपकोष है। अगर ये पहला है तो इसमें कितने उपकोष? ये दूसरा है तो इसमें यस और इसमें यस पी और इसके बाद वाले में नहीं समझे? समझे? समझे कि नहीं? इसमें कितने ऑर्बिटल है? इसमें कितने दिख रहे हैं? पहला जो ऑर्बिटल है वो कौन है? यहां पे क्या बताया? कई ऑर्बिटल उपकोष बनाते हैं। पहले कोष में कितने उपकोष हैं? 1। और उसमें कितने ऑर्बिटल हैं? और 1 ऑर्बिटल है, तो वही कहलाएगा यस उपकोष। क्या कहलाएगा? तो अगर मैं पूछूं यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल है, तो आप कहेंगे सर इसमें केवल 1 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? अब बताइए दूसरे कोष में कितने उपकोष हैं? कौन कौन से? एस तो पता चल गया कि 1 ऑर्बिटल है, तो बाकी के ऑर्बिटल किसका है? कितने? यानी कि पी में कितने ऑर्बिटल होंगे? नहीं समझे? कुछ भारी भरकम परमाणु क्रमांक लीजिए और लीजिए। और लीजिए। तो ज्यादा हो गया। हाँ 97। देख लो अपवाद तो नहीं है आपके नोट्स में?
अपवाद वाला मत बोलना, अपवाद वाला मत बोलना, उसके आसपास का कोई बोल दीजिए। अपवाद तो नहीं है। तो बताओ इस 95 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? साठ है हुआ। देख लो यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख लो अपनी कॉपी में। पच्चीस 8 दो, बस ठीक। अब सुनना, ये नाभिक, ये पहला कोष, कितने हैं टोटल? ऐसे कोई दिक्कत? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ध्यान देना। ऑर्बिटल, एस में कितने? एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 है, एक तो यस को मिल गया और 3 पी को नहीं समझे, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 8। बोलो हाँ या ना? इसमें 18 है, जितने नंबर का कोष उतने नंबर का ऑर्बिटल, बोलो हाँ या ना? यस में एक ऑर्बिटल, पी में और डी में 5। टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया? नहीं समझे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 में टोटल ऑर्बिटल कितना होगा? 9। एक तो यस के पास है, 3 बचा कितना? वो किसके पास होगा? चौथा जो ऑर्बिटल है, चौथा कोष जो है, उसमें कितने उपकोष होंगे? बोलो, चौथा ही है ना? इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसमें अभी इसमें पता किया कितने? तो 5 3 8 1 बचा कितना? 32 इलेक्ट्रॉन है। टोटल ऑर्बिटल कितना होगा? 16। कितने लग गए? 1 3 5 9, बचा कितना? 7। कोई दिक्कत? पांचवा कितने? 25। देखो ध्यान से समझना, एस में कितने कितने ऑर्बिटल होंगे? वैसे 25 में 13 होंगे। 12 तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 13वें में पक्का? कोई दिक्कत? एस में कितना? पी में, डी में टोटल 13 ही होना चाहिए। है ना?
क्योंकि एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल होते हैं, यस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 होते हैं। लेकिन ये 2 के 2 भर जाएंगे, ये तीनों भर जाएगा और ये 5 भर जाएगा। कितना हुआ, 9 दूनी, अभी कितना बचा, 7 बचा है, वो इसमें जाएगा। किसमें जाएगा, कितना खाली कितना भरा अभी नहीं पता करेंगे, ये किसमें जाएगा। और अगले वाले की जरूरत पड़ी, एफ के बाद की जरूरत पड़ी, फिर यस, पी, डी, एफ। हाँ, ये 5वें नंबर का है तो 5 उपकोष होगा, लेकिन 5वें की जरूरत नहीं पड़ी। छठे में 6 होगा, लेकिन छठे की जरूरत, 5वें छठे की जरूरत नहीं पड़ी। देख लीजिए, गिन लीजिए, चाहे गिन लीजिए, शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े। ओहो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ओहो, डी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हाँ, बोलो। अरे सर, यस में 2 चला गया और बाकी 6, तो ना तो डी है, ना तो और ना तो उसके किसमें, क्यों। अब ये वो कौन सा नंबर वाला है, 25। तो यस पी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो बचाना 7, तो 7 कहां जाएगा, एफ के पास ही जाएगा। नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। लास्ट वाला एस, लास्ट वाला के पास एक ही है और उसका नाम क्या है, एस। क्या पी की जरूरत पड़ेगी, डी, एफ किसी की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ, यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल आपने देखा, पी में, डी में, यफ में। यफ के बाद वाले की जरूरत, किसी ने मुझे कहा सर 118 का बता देना। याद रहेगा किस किस कोष में कितने उपकोष, और लास्ट वाले में चारों की जरूरत पड़ती है ना। बोलो, इतने इतने हो जाएंगे, ये समझ गए। किसी ने कहा सर उसका 18 का बता दीजिए, 118 का। अब बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मैं बोलता हूं 2, हाँ गलत कर दिया क्या, बोलो। देख लो, क्या इतना ही होता है, क्या इतना ही होता है। क्या आप बता पाओगे कि नाभिक के नजदीक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और कोई दिक्कत, बोलो पहले में कितने, कौन होगा। अच्छा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ये भी समझते चलना। कौन सा कोष पहला, उसमें कौन सा उपकोष लगेगा, कौन कौन सा, ऐसे लगेगा पक्का। इसमें कितना लगेगा, तो ये दूसरे नंबर का कोष है। कितने नंबर का कोष है भैया, इसमें कौन कौन सा उपकोष आएगा। सर पहले में 1 आता है, दूसरे में 2 आता है, तीसरे में 3, चौथे में 4। और सर यफ के बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, पड़ती तो लाते।
ये तीसरा है सर, 3s 3p 3d 3f नहीं आता सर, ये सर चौथा है, ये सर पांचवा है। नहीं समझे? समझे सर? इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। सर इसमें 8 आते हैं, तो 2 चला जाएगा, यस के पास 6 चला जाएगा। यस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी के पास, डी के पास और एफ के पास। तो इसके पास 2 है, इसके पास। सर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? अरे वाह, टोटल कितना हुआ? अब फिर 32 की बारी। 1 कहां? 4। हाँ बोलो, इसकी बात बताओ। उसके बाद कितना है? वो 6 है। यस में कितने? फिर और डी में कितना? 18 हो गया क्या? 6f और डी आएगा क्या? ये है इलेक्ट्रॉनिक गैस। बोलो समझ में आए कि नहीं? ये सारी अवधारणाएं मिलाकर तब बना क्या? आधुनिक परमाणु मॉडल, जिसमें यह बताया जाता है कि नाभिक के चारों ओर कई कोष हैं, उस कोष में कई उपकोष हैं, उस उपकोष में कई ऑर्बिटल है, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। तुम्हें सब पता करना है। सर इनमें से कोई एक ऑर्बिटल वाला एग्जांपल दे दीजिए। कौन सा? इन्होंने कहा सर 5p6, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कहना गलत है, ऐसा जो भरा था वो गलत है। तो होंडा आएंगे अभी, अगला नियम पढ़ाऊंगा जब पूरा एक एंटी क्लॉक बनने जाएगा सब ऑर्बिटल में, तब तक दोबारा। अरे पढ़े, एडवांस पढ़े हो, लेकिन अभी और अच्छे से समझोगे जब डेली क्लास लोगे तब थोड़ा थोड़ा। आपका काम क्या है? आधुनिक परमाणु मॉडल की सारी थ्योरी लिखनी है। मेरी थ्योरी आपके समझने के लिए है, नोट्स बनाने के लिए थ्योरी आप लोगों को किसकी सहायता लेनी है? और वहां से आपको बढ़िया से नोट्स तैयार करना है, जिसका नाम है आधुनिक परमाणु मॉडल। निष्कर्ष और निचोड़ वही निकलेगा जो मैं बताया हूं, लेकिन आपको किसका लैंग्वेज लिखना है? समझ आएगी नहीं? कंप्लीट हो जाएगा आज के लिए। बस इतना। अभी तो इसमें बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन कल। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक और ऑर्बिटल बताऊं क्या? कोई पूछ लीजिए इसमें। 4d10, 5 ऑर्बिटल डी में होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं समझे? और कोई? और कोई? हाँ, 6p6 कहाँ है? हाँ, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कितने? 3 में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? बस आज के लिए बस इतने। आगे कल। टेक केयर ऑल दोस्त।